बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल पॉइंट्स के साथ मियां इजाज अहमद एडवोकेट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एफआईआर। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई कग्नाइजेबल ऑफेंस हो तो लॉ को हरकत में देने के लिए एफआईआर का जो ना अंदराज करवाया जाता है। तो एफआईआर पहले 2018 से पहले फर्स्ट एफआईआर भी हो जाती थी। उसके बाद जब कोई जुर्म हुआ एफआईआर हुई तो उसी जुर्म के बारे में दूसरी पार्टी जाके भी एफआईआर करवा देती थी, सेकंड एफआईआर, यहाँ तक कि थर्ड एफआईआर भी होती रही। लेकिन ये एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसका रेफरेंस है PLD 2018, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर है 595, जिसको हेड किया है चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने। ये लार्जर बेंच था 7 जजेस पे। तो लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने दी है और केस का टाइटल था सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एफआईआर, जिसमें सेकंड एफआईआर, थर्ड एफआईआर के बारे में बताया गया, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर के बारे में बताया गया। एफआईआर के बारे में यह बताया गया कि एफआईआर की वजाते खुद कोई वैल्यू नहीं है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसके बाद ड्यूटी ऑफ पुलिस के बारे में इस तरह के जो ना वो बताए गए हैं इसमें ना। तो एफआईआर में जो ना वो अमूमन हमारे पास जो एफआईआर होती है उसमें 6 कॉलम होते हैं। तो और ये सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर जो ना वो काटी जाती है। तो इस एफआईआर को अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सबसे ऊपर मुकदमा नंबर लिखा जाता है। फॉर सपोज जब कोई किसी वाकया की इतला किसी थाने में ओरली या उनको रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि अगर ओरली आप किसी पुलिस ऑफिसर को आप बताएंगे, वो आपके 161 के बयान लिखना शुरू कर देगा और उसी पे आपकी जो ना वो एफआईआर काट देगा। या फिर आप ये होगा कि आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में एक एप्लीकेशन देंगे जिसपे आपकी वो एफआईआर जो ना वो काटेगा। और उसमें अगर उस थाने में ऑलरेडी फॉर सपोज 2024 जा रहा है, उसमें ऑलरेडी 70 जो ना वो केसेस जो ना वो दर्ज हो चुके हैं, तो आपकी एफआईआर का नंबर 71/2024 होगा। उसके आगे थाने का नाम आ जाएगा और उसके आगे जो ऊपर लेफ्ट में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो उसके नीचे जो ना वो आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम में ई टैग नंबर वगैरह भी उस पे आ जाता है, बार कोड वगैरह भी, बार कोड भी आ जाता है। तो फिर उसके नीचे आता है उसके तारीख वक़्त वक़ूआ, और फिर आगे आ जाता है रिपोर्ट वक़्त वक़ूआ, यानी कि वक़ूआ की रिपोर्ट कब की है और तारीख और वक़्त क्या है वक़ूआ की। उसके बाद जो ना वो एफआईआर के जो कॉलम है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहले है तारीख वक़्त रिपोर्ट। ये 1 नंबर कॉलम है। उसके बाद नाम, सकूनत, इतलात, जिंदा मुस्तगीक, यानी कि मुद्दई का नाम क्या है, उसकी रहायश क्या है, उसका एड्रेस वगैरह के बारे में बताया जाता है। तीसरे नंबर पे कैफियत जुर्म, यानी कि क्या जुर्म है। फॉर सपोज अगर कत्ल हुआ तो 302 तजीरत पाकिस्तान पे ये लिखा जाता है। चौथे नंबर पे कॉलम नंबर 4 में जाए वकुआ से थाना का फासला, यानी कि अगर वो उनको आने में एफआईआर करने में और एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देने में कितना डिले हुआ है, या एप्लीकेशन कितनी देर में आके उन्होंने दिया वकुआ के बाद, तो वो उसमें डिटरमाइन हो सके कि फासला थाने से कितना है। तो उसके बाद फिर 5 नंबर पे आता है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में कोई डिले किया है तो उसकी रीजन क्या है। तो 6 नंबर पे थाना से रवानगी वक़्त है, और उसके नीचे जो ना वो सारा जो ना वो एफआईआर का जो ना वो सब्जेक्ट आ जाता है कि उसमें एफआईआर में क्या क्या इंसिडेंट हुआ है और उसके मामलात कैसे हुए हैं। फॉर सपोज किसी जगह पे कोई अकरंस होती है और उस जगह पे वो बंदे जाके उनको इत्तला देते हैं, पुलिस वालों को जाके रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन दे देते हैं।
और फिर उसकी सारा उन्होंने वक़्त और उसमें टाइम दर्ज करना होता है, और साथ में अगर फ़ॉर सपोज़ कोई लड़ाई होती है, उसमें कोई बंदा ज़ख्मी होता है, कत्ल हो गया, मैंने आपको कत्ल की एफ़आईआर जो है ना वो सामने दिखाई है, तो इसी पे ही बात कर लेते हैं। फ़ॉर सपोज़ किसी जगह पे कत्ल हो जाता है, और उसमें अमूमन होता ये है कि उसमें कोशिश हमारी ये होती है, हमें जो ना वो हमारे इर्द गिर्द के लोग एडवाइस करते हैं कि आप फलां का नाम भी दे दो, फलां का नाम भी, इसके इन किस पार्टी के पीछे फलां फलां बंदे जो ना वो सरकर्दा हैं, वो इनकी फेवर करेंगे, उनका नाम भी इनमें डाल दो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक रोल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप एफआईआर करेंगे तो अपने केस को खराब करेंगे, उसमें डेथ क्रिएट होगा जिसका बेनिफिट जो ना वो डेफिनेटली अक्यूज को ही जाएगा। तो उसमें जो कोई कत्ल हुआ है उसे देखना है कि जो ऑफेंडर थे, जो अक्यूज पर्सन थे, किसके हाथ में पिस्टल था, एक बंदा था, दो थे, तीन थे, या उसके मौमन थे जिन्होंने अगर कहा हाँ इसको पकड़ लो या इसको गोली मार दो, तो उसका ललकारे में आ जाएगा कि इसने उसको ललकारा मारा। अगर कोई कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई वजह अनाद है, तो उसमें वो लिखा जाएगा कि वजह अनाद ये थी। तो उसको ये सारा तरतीब ये उसके हिसाब से पूरा होना चाहिए, और उसमें लास्ट पे जो है ना वो पुलिस वाला अगर खुद लिखता है एफआईआर, तो वो उसको पढ़ के सुनाता है, और नीचे उसके सिग्नेचर और उसके थंब इम्प्रेशन भी ले लेता है, और फिर नीचे जो कार्रवाई पुलिस करती है वो बता देती है कि फलां के सुपुर्द की, और इसका एसएचओ को भी बता दिया गया है, काम वालों को बता दिया गया है, और फलां तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले ये इसको कर दिया गया है। दूसरी बात एक और जो अमूमन होता है कि इस तफ्तीश के बाद जो उसमें आपने उसमें एफआईआर में आपने विटनेस रखने हैं, विटनेस आपने वो रखने हैं जो आपके जो नेचुरल विटनेस हो। नेचुरल से बात ये कि फॉर सपोज किसी गली में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उस गली में सामने दुकानदार है, आपका हमसाया है, उसका रखना चाहिए, ना कि ये कि कहीं कोई दूर दराज से आपका कोई रिलेटिव आया, आप कहे कि चलो अपना रिश्तेदार तो है, ये भाई से नहीं मुकरेगा, हमारे साथ जाएगा, इसका नाम लिखते हैं, तो वो फिर बाद में जो ना वो उसको शक का जो ना वो फायदा अक्यूज पर्सन को मिलता है। तो उसमें एक ये होना चाहिए। तो दूसरा उसमें ये होना चाहिए कि वक़्त कौन-सा था, अगर शाम का वक़्त है तो फिर उसको बताना है कि ये रात का वक़्त था, लेकिन मैंने इसको इस तरह पहचाना इस बंदे को कि वहाँ पे इस जगह पे लाइट थी, ये इस जगह से इस साइड से लोग आ रहे थे, और ये दोबारा ये इंसिडेंट के बाद ये मेरे बंदे को मजरूह करके, ज़ख्मी करके या उसको कत्ल करके इस साइड पे निकल गए हैं। ये पूरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये तो होगी ना, आपने एफआईआर दे दी, फिर उसके बाद 161 के बयान होंगे, तो उसमें आपके विटनेस जो होंगे वो भी देंगे, और मुदई मुदई की तो वही होगी ना, एफआईआर होगी उसके, वही बयान हो गया उसका। तो जो विटनेस होंगे उसके दो हैं तीन हैं विटनेस, वो 161 का बयान देंगे, तफ्तीशी अफसर उसको लिखेगा, और ये सेम डे होना चाहिए जिस दिन एफआईआर होती है। विटनेस का विटनेसेस का बयान भी सेम डे ही 161 का बयान वो तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड करेगा। तो उसको वो रिकॉर्ड वो उसमें और एफआईआर की जो आपने राइटिंग मजमून लिखा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो आपस में उसमें जो ना वो अगर डिफरेंस आ गया तो वो अक्यूज पर्सन को उसका फायदा मिलेगा और आपका केस कमजोर हो जाएगा। ये तो हो गया ये हमारा एफआईआर करवाने का, और अमल उस पर जो ना वो एफआईआर हो जाती है, तो उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आप जाकर अपना केस जाके बयान करते हैं और या लिख कर एप्लीकेशन देते हैं, तो आपकी एफआईआर जो ना वो पुलिस वाले नहीं काटते, तो आपके पास फिर क्या जो ना वो उसके पास रेमेडी है। आपके पास ये रेमेडी है, आप एसपी कंप्लेंट सेल को जो ना वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका फिर देखें, वेट करें, हफ्ता वेट करें, 5-7 दिन जितना आप कर सकते हैं वेट करें। अगर वो भी नहीं, आपकी सुनवाई वहां पे भी नहीं होती, तो फिर आप सेशन जज के पास, आप जस्टिस ऑफिस के पास आप जो ना बाई ए बाई बी के तहत जो ना वो आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। फिर वो एप्लीके फिर वो जस्टिस और वो किसी एडिशनल सेशन जज के पास वो केस सेशन जज भेज देता है। वो उसे उसी मुतलका थाने से रिपोर्ट तलब करेगा, वो कमेंट्स मंगवाएगा, कमेंट्स के मुताबिक फिर उनको वो ऑर्डर देगा कि इनकी एफआईआर अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 154 दर्ज की जाए, और इतने दिनों में मुझे रिपोर्ट दी जाए। तो वो उसको वो नहीं, सॉरी, वो उसमें वो कहेगा कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए, वो आप ऑर्डर लेकर वो आप मुतलका थाने में जाएंगे,
तो वो आपकी एफआईआर काट ले तो वेल एंड गुड। अगर वो एफआईआर नहीं काटते तो फिर आप उसी जज के पास ही, एडिशनल सेशन जज के पास कंप्लाइंस के लिए आप जो ना वो दोबारा जा सकते हैं कि जनाब आपने तो ऑर्डर दिया है लेकिन आपके ऑर्डर को जो ना वो उन्होंने ओबे नहीं किया, मुझे एफआईआर नहीं, उन्होंने मारी काटी, मेरी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उनको दोबारा डायरेक्शन दें। आप कंप्लाइंस दायर कर सकते हैं। तो फिर कंप्लाइंस में जो ना वो उनको दोबारा जो ना वो उनसे कमेंट लेगा और उसके बाद उनको डायरेक्शन देगा कि इतने दिनों में एफआईआर जो ना वो काट दी जाए। तो वो एफआईआर जो ना वो इस तरह हो सकती है। अगर इन केस फिर भी अगर वो एफआईआर नहीं होती या वो जस्टिस ऑफ पीस आपकी बात को जो ना वो एग्री नहीं करता, वो आपकी जो ना वो पिटीशन उड़ा देता है, फिर आपके पास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का इख्तियार है। वो हाई कोर्ट फिर जो ना वो तलका थाने को जो ना वो डायरेक्शन देती है कि इस अक्यूज पर्सन की जो ना वो अक्यूज पर्सन के खिलाफ इस मुद्दई की कंप्लेनेंट की जो ना वो एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये तो हो गया था एफआईआर का हमारा। तो उम्मीद है कि आपको एफआईआर के बारे में जो मैंने सिंपल वर्ड में बताया समझ आ गई होगी। अगर आपका एफआईआर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें ताकि उसके रिलेटेड वीडियो बनाकर शेयर कर दी जाए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।